नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात सवर्ण आरक्षण बिल की, जिस पर आज राज्यसभा में चर्चा चल रही है। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने सवर्ण आरक्षण संशोधन विधेयक बिल पेश किया, जिसके बाद विपक्ष ने काफी हंगामा किया और इसके बाद सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। इसके बाद दोबारा 2 बजे कार्रवाई शुरू की गई और आरक्षण बिल पर बोलते हुए बीजेपी सांसद प्रभात झा ने कहा कि राहुल जी को सुबह शाम राफेल दिखाई देता। अगर हिम्मत है तो इस विधेयक पर बोलने के लिए आए। हम आपको सीधे लिए चलते हैं राज्यसभा, जहां इस वक्त आनंद शर्मा कांग्रेस नेता बोल रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी भी समर्थन करेगी। जाहिर है जो हम खुद ही करने जा रहे थे, खुद ही लाए थे, तो जरूर है। इसीलिए जो महिलाओं के लिए भी था वो भी हम कहते हैं, चाहे सरकार तो आपकी नहीं उससे बदलेगी, पर जो सही माने में सही सोच से किया जाएगा उसका हम समर्थन कर देंगे। मुझे एक सलाह सरकार को ये देनी कि देश का जनता भोली भी है, सज्जन है, विश्वास भी करती है, खूब विश्वास करती है और बहुत आशीर्वाद देती है। जब आप कहते हो तुम्हारे लिए अच्छा करेंगे, इसलिए आपको खूब आशीर्वाद मिला, देश की जनता ने विश्वास किया। पर यह देश की जनता मूर्ख नहीं, एक बार तो सब्ज बाग में चली जाती है, एक बार तो वायदों में बहक जाती है, पर बाद में हिसाब जरूर मांगती है। और आपका हिसाब देने का वक्त है, नए सपने बांटने का समय नहीं है आपका। यह हिसाब होगा, जवाबदेही तय होगी। यही हिंदुस्तान की आवाज है। अपनी बात को विराम देने से पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे दल ने इसके पक्षधर हैं। हमने ये बात उठाई थी। हम सामाजिक न्याय में और खास तौर पे जो अग्रिम जाति के भी गरीब लोग हैं उनको सही माने में न्याय मिले, एक कदम उसकी तरफ है। ये रास्ता बहुत लंबा है, चुनौती कड़ी है, उस पर राजनीतिक मजबूरी से नहीं, प्रतिबद्धता से काम होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं। माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी। माननीय उपसभापति जी, आपने इस बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस विधेयक पर अपनी बात पर आने से पहले प्रारंभ में ही ये कहना चाहता हूं कि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। तो सवर्ण आरक्षण बिल पर राज्यसभा में भी चर्चा हो रही है और तमाम दलों के लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। अब बात महाराष्ट्र के सोलापुर की, जहां प्रधानमंत्री ने कहा कि वो आशा करते हैं कि कल की तरह आज राज्यसभा में भी माननीय सदस्य इस बिल को पास करने में मदद करेंगे। वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण पर मोहर लगाकर सबका साथ सबका विकास के मंत्र को और मजबूत करने का काम किया गया है। मैं आशा करता हूं आज राज्यसभा में, विशेष रूप से एक दिन के लिए राज्यसभा का समय बढ़ाया गया है, राज्यसभा में भी हमारे जितने जनप्रतिनिधि बैठे हैं वे भी इन जन भावनाओं का आदर करते हुए समाज की एकता और अखंडता को बल देने के लिए, सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अवश्य सकारात्मक चर्चा भी करेंगे और कल की तरह ही सुखद निर्णय भी तुरंत हो जाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। उधर संसद के बजट सत्र की तारीख तय हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक 31 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा। इसके अलावा लेखानुदान के लिए 1 फरवरी की तारीख तय की गई है। सूत्रों के मुताबिक संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी सीसीपीए में ये फैसला लिया गया है। मोदी सरकार के लिए आखिरी बजट सत्र होगा, क्योंकि अप्रैल में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर से
शुरू हुआ था, जो आज खत्म हो रहा है। ट्रेड यूनियन और वाम दलों की तरफ से बुलाए गए भारत बंद का आरजेडी ने समर्थन किया। पटना में आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थक सड़क पर उतरे और केंद्र की नीतिगत फैसलों के खिलाफ नारेबाजी की। संवाददाता अमित कुमार ने आरजेडी के प्रदर्शन का जायजा लिया। ट्रेड यूनियन के हड़ताल में राजद ने भी अपना समर्थन दिया है और देख सकते हैं कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं रामचंद्र पूर्वे, उनके नेतृत्व में राजद जो है वो पटना की सड़क पर उतरी है और सीधे तौर पे जो ट्रेड यूनियन की जो मांग है उसको जायज बता रहे हैं ये लोग। और इनसे बात करते हैं, रामचंद्र पूर्वे जी से बात करते हैं, जानते हैं। आज मांगे लड़ कर लेंगे, आज मांगे लड़ कर लेंगे, हमारी मांगे जायज है। पूर्वे जी, आप लोग समर्थन कर रहे हैं ट्रेड यूनियन का, भारत बंद का आप लोगों ने समर्थन किया। ट्रेड यूनियन का ही नहीं, श्रमिक मजदूरों का, जितने भी आंगनबाड़ी सेविका हैं, ममता है और जो मरकज के साथी हैं, ये जो 2 दिनों से हड़ताल चल रहा था, संसदीय व्यवस्था में सरकार को मिलना चाहिए, उनकी मांग का संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन यह अलोकतांत्रिक सरकार का कोई प्रतिनिधि उससे नहीं मिला, इसलिए हड़ताल पर इतने लोग रहे हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल न सिर्फ हड़ताल का समर्थन करता है, बल्कि हड़ताल के समर्थन में जो बिहार बंद है, हमारा पूरा आज बिहार बंद जो है, पूरा समर्थन राष्ट्रीय जनता दल का, भारत बंद जो है उसका पूरा समर्थन राष्ट्रीय जनता दल का पूरे बिहार में है। राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता, नेता, सभी एमएलए सभी लोग पर उतरेंगे इस भारत बंद के समर्थन में। तो मजदूर संगठनों के 2 दिनों के भारत बंद का आज दूसरा दिन है। प्रदेश के कई शहरों में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। हम आपको शेखपुरा, नवादा, खगड़िया और भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पटना, जहानाबाद और सिवान की। शेखपुरा में जहां बंद समर्थकों ने हावड़ा गया एक्सप्रेस को रोक दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, तो नवादा में वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने दुकानों को बंद किया। खगड़िया में भी बंद समर्थकों ने सड़कों पर जमकर विरोध जताया और पटना में भी बंद का असर देखने को मिला। वाम कार्यकर्ताओं ने आरा पटना एनएच को जाम कर दिया, जिससे दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। जहानाबाद की बात करें तो एनएच 83 को जाम कर दिया गया, तो सिवान में माले कार्यकर्ताओं ने जेपी चौक को जाम कर विरोध जताया। और तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं सासाराम, फुलवारी शरीफ, मधेपुरा, गोपालगंज और भागलपुर की। यहां भी भारत बंद के दूसरे दिन देखिए आज कितना जबरदस्त असर देखा गया। और ये तस्वीरें देखिए बेटा लखीसराय, छपरा, जमुई बाग और बेगूसराय की। बंद का कैसा असर रहा इन तमाम जगहों पर, ये हम आपको इन तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग जो है आम हड़ताल में इधर बोकारो में भी ट्रेड यूनियन के हड़ताल का असर दूसरे दिन देखा गया। बैंक और बीमा कंपनियों के दफ्तर पर ताले लटके हैं। हड़ताली कर्मचारियों ने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। ऐसे में उपभोक्ताओं की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। आंदोलनकारियों ने बैंकों के मर्जर समेत 12 सूत्री मांगे केंद्र सरकार के सामने रखी है। पीएस जो है न्यू पेंशन स्कीम, इसके खिलाफ है हमारा आंदोलन कि जो हमारा रेगुलर पेंशन हुआ था वो काफ़ी अच्छा था हमारे लिए। रिटायरमेंट के बाद भी जो की है वो हमारे लिए यूज़फुल था। बट ये क्या है, इसका फंडा आज तक लोगों को समझ में नहीं आया क्लियरली। तो ये है कि इसका फंडा समझ में आया। बैंक बंद होने से मुझे बहुत बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं एक छोटा व्यवसाय हूँ। मैं बैंक में अगर पैसा नहीं लगा पाऊंगा तो कल मेरा माल नहीं आ पाएगा। तो कल मेरा माल नहीं आने के कारण तो मेरा क्या होगा। बैंक वाले तो हड़ताल कर रहे हैं, इनको फायदा हो रहा है, काम नहीं कर रहे, पेमेंट मिल रहा है। इधर रांची के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पार्टी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सीएम रघुवर दास, प्रभारी मंगल पांडे, प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ, जयंत सिन्हा, सुदर्शन भगत, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, सांसद रविंद्र राय समेत दूसरे नेता मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी के मिशन 2019 पर चर्चा हुई और साथ ही केंद्र राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति बनी और इसका जिम्मा 7 मंच मोर्चों को दिया गया है। प्रभारी मंगल पांडे ने
जनता से संवाद के लिए पार्टी की ओर से कार्यक्रमों के आयोजन पर जोर दिया है। रोहतास के डेहरी में आरजेडी के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव होना तय है, लेकिन इस सीट पर उम्मीदवारों को लेकर कई आरजेडी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। कल तक राजनीति से दूर रहे पूर्व मंत्री इलियास हुसैन के बेटे भी इसे अपने पिता की पारंपरिक सीट मानते हुए दावेदारी कर रहे हैं। बहुचर्चित अलकतरा घोटाला में सजा हो जाने के बाद आरजेडी के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की सदस्यता चली गई। इसके बाद डेहरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय है। उससे पहले ही इस सीट को लेकर आरजेडी में घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ इलियास हुसैन के पुत्र फिरोज हुसैन हैं, तो दूसरी तरफ इलियास हुसैन के बेहद करीबी रहे आरजेडी कार्यकर्ता मोहम्मद नकीब अहमद। बिल्कुल दावेदारी बनती है और हर प्लेटफॉर्म पे मैंने अपना दावा प्रस्तुत कर दिया है। अब ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी के ऊपर है। तो हाँ, उनके बाबूजी में इस तरह का था, लोग उनका सम्मान करते थे, हम लोग भी सम्मान करते थे, सभी के वो अभिभावक थे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बाप का ये जो रहे तो बेटे के साथ। ये लोकतंत्र है। मैं पटना गई थी, तेजस्वी यादव जी से मिली हूँ, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है और मैं यहाँ से चुनाव लड़ना चाहती हूँ आरजेडी पार्टी से। इतना ही नहीं, डेहरी की प्रखंड प्रमुख पूनम देवी तो इस सीट के लिए सीधे तेजस्वी यादव से आश्वासन मिलने के दावे कर रही हैं। कई दूसरे आरजेडी कार्यकर्ता भी हैं जो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। साथी तेजस्वी यादव और आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव का जो आदेश होगा, जो उम्मीदवार होगा, उसको हम लोग मजबूती से जिता करके सदन में भेजने का काम करेंगे और डेहरी की जनता को, डेहरी विधानसभा की समस्त जनता का भी यही राय है। लेकिन उपचुनाव में हम लोग थोपा हुआ कैंडिडेट यहाँ स्वीकार डेहरी विधानसभा की जनता नहीं करेगी और हम लोग मांग करते हैं कि स्थानीय लोगों को यहाँ तरजीह दी जाए। डेहरी सीट को लेकर जिस तरह से आरजेडी कार्यकर्ताओं में सिर्फ फुटबॉल हो रहा है, वो पार्टी की सेहत के लिए कतई ठीक नहीं है। फिलहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि परिवारवाद के आरोप से जूझ रही आरजेडी इलियास हुसैन के पुत्र फिरोज हुसैन को टिकट देती है या फिर किसी दूसरे कार्यकर्ता को। जो भी हो, यहाँ चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। अजीत कुमार, न्यूज 18, सासाराम। और अब बात पटना के अजब सिस्टम के गजब कारनामे के। पटना पुलिस का एक दारोगा रिटायरमेंट के 6 साल बाद भी अपने ही विभाग की गलती का खामियाजा भुगत रहा है। विभाग की लापरवाही के चलते एक दारोगा को न केवल ब्रेन हैमरेज हो गया, बल्कि रिटायरमेंट के 6 साल बाद भी आधे हक पर वो पूरी नौकरी कर रहा है। बिहार के सिस्टम पर सुलगते सवाल उठाती हमारी ये रिपोर्ट देखिए संजय कुमार की। सिस्टम का सम्मान, आधी सैलरी, जोखिम में जान। रिटायर दारोगा बेबसी में काम। दिक्कत बहुत ज्यादा। विभाग की कारस्तानी, भुगत रहा लापरवाही की सजा। इतना बड़ा सेवा कभी नहीं किए थे। ये है दीघा थाने से रिटायर दारोगा गोपाल सिंह। इनकी कहानी बेबसी का वो आलम है जो न निगलते बन रहा है और न ही उगलते। आपको जानकर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि ये रिटायर्ड भी हैं और नौकरी में भी। तनख्वाह भले ही आधी मिल रही है, लेकिन काम और जिम्मेदारी पहले जैसा ही। दरअसल ये बिहार पुलिस के सिस्टम के मारे हुए हैं। गोपाल सिंह साल 2012 में दीघा थाने से रिटायर हुए। रिटायरमेंट के हर महीने बाद से ही मालखाने का चार्ज देने के लिए ये दीघा थाने का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन थाना तो दूर, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी तक ने इनकी फरियाद को नकार खाने में डाल दिया। लिहाजा कागजों में पिछले 6 साल से मालखाने का प्रभार जबरन इनके पास है। नतीजा ये हुआ कि गोपाल सिंह तनाव में आकर ब्रेन हेमरेज के शिकार हो गए। डॉक्टरों ने इनकी जान तो बचा ली, लेकिन सिस्टम को इन पर रहम नहीं आया। हम एसपी साहब के यहाँ, डीएसपी साहब के यहाँ, आईजी के यहाँ सब घर दौड़े सर। एडीजी साहब के यहाँ, सब के यहाँ, एडीजी साहब के यहाँ नहीं गए। एडिशनल
एडीजी के यहाँ गए। हाँ, तो वहाँ से कहा गया मनु महाराज के साहब के, मनु महाराज गए तो कहें कि आज चार्ज हो जाएगा, हुआ भी नहीं हुआ। कितनी बार गए होंगे आप? 10, 12, 15 गो दरोगा बदली हुए तहना से गए हैं पिछले 6 साल में। पिछले साल। और इसी दौरान ब्रेन हेमरेज भी हो गया। हाँ हाँ, उसी सोच में। आधी पेंशन के सहारे घर का बजट खिंच रहा है, लेकिन डर ये है कि अगर यहाँ से कुछ गायब हुआ तो जिम्मेदारी कौन लेगा। तो मुश्किल तो कैसे चला रहे हैं सर? कैसे सह लेती है ये सब? क्या करे, तो जितना रहेंगे उतने में न चलाएंगे। तो ये अन्याय नहीं है आपके परिवार के साथ? तो क्या करे, किनको कहें, कैसे कहें? जाके कहते हैं अफसर के कहेंगे, एसपी डीएसपी भी जिनको हार लगाते हैं, न सुनते हैं, फिर आकर बैठ जाते हैं। सिस्टम को झकझोरने वाली ये खबर मिलते ही हमारी टीम ने दीघा थाने का रुख किया। जो जवाब मिला वो हैरान करने वाला था। थाने के मुंशी के मुताबिक उन्हें भी पता नहीं कि मालखाने का प्रभारी कौन है। हद देखिए कि जिस डीएसपी के पास गोपाल सिंह के घर वाले गुहार लगा चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें तो ऐसे किसी मामले की जानकारी ही नहीं। हमको तो 4 महीना हो रहा है, वो पहले रिटायर कर गए। कब किए थे कुछ पता है? ये नहीं पता बाल बाबू हम देखो नहीं किए, बाल बाबू किए था। अभी मलखाना में चार्ज में कौन है? अब किसको दिए हैं? इंस्पेक्टर साहब से पूछिए ना, फोन नंबर लगा के के पास आप अभी आपको जानकारी नहीं है मलखाना के प्रभारी? अब इसके बारे में कहीं मुझे जानकारी नहीं है। वहाँ से जो मलखाना प्रभारी है 6 महीने पहले रिटायर्ड हो गए, लेकिन अभी वो मलखाना प्रभारी है। ऐसा हो सकता है? इसी जानकारी लेकर मैं बता दूं। हद है लापरवाह सिस्टम की। जिस दारोगा की ईमानदारी की कसम एक पहचान थी, आज वही सजा भुगत रहा है। आला अफसरों की मानवीय संवेदना के बारे में कुछ कहना तो बेमानी ही है। आश्वासन तो मिलते हैं, लेकिन हर दिन वही तनाव इन्हें झेलना पड़ता है। यही वो मालखाना है जिसके प्रभार में गोपाल सिंह हैं, और 6 साल के बाद भी उनको मालखाना का प्रभार क्यों दिया हुआ है, इस बारे में कोई स्पष्ट जवाब अधिकारी नहीं दे पा रहे हैं। विडंबना ही कही जाएगी। और सबसे बड़ी बात, पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार पुलिस कैसे काम करती है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। मधुबनी के अररिया संग्राम के संग्राम पंचायत निवासी मोहम्मद मुफीद की गुजरात के नवसारी में हत्या कर दी गई है। गुजरात पुलिस ने विजलपुर में मुफीद का शव बरामद किया। मृतक के पिता ने बताया कि मुफीद मुंबई में चाचा के पास रहता था और काम की तलाश में 7 जनवरी को गुजरात पहुंचा था। खबर मिलने के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चाचा लोग के बोल करके जब मैं जा रहा हूँ वहाँ, जो पहले जहाँ काम कर रहा था वहीं काम तलाशने के लिए, यहाँ काम मंदा है, यही कह करके गया था। मुझे मान लिया 12 बजे उधर से थाना के द्वारा रिपोर्ट मिला रात में 12 बजे रात में, जो इसका मान लिया हमको ये मिला, डेड बॉडी मिला।